हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द रैट ट्रैप। आज करने वाले हैं हम इस चैप्टर के दूसरे भाग की शुरुआत। तो चलो करते हैं शुरू। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। उस बारे में कोई संदेह नहीं था कि वो क्या था, यानी कि वो जो आवाज़ आ रही थी ना, वो किस चीज़ की आवाज़ थी। He raised himself। तो उस चूहेदानी बेचने वाले ने खुद को उठाया। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought। और उसने सोचा कि वो क्या है, हथौड़े की जो मार होती है ना, हथौड़े का जो प्रहार होता है, वो है उस आयरन मिल से जो आ रहा है। तो यानी कि क्या था बच्चों, वो जो हथौड़े की आवाज़ आ रही थी प्रहार की, वो दरअसल आ रही थी एक आयरन मिल से। There must be people nearby। और उसने सोचा कि भाई आसपास लोग होंगे। He summoned all his strength। उसने क्या किया, एकत्र किया अपनी सारी ताकत को। Got up, उठा। And staggered in the direction of the sound। और फिर वो लड़खड़ाते हुए चला उस आवाज़ जहाँ से वो आ रही थी, उस आवाज़ के आने वाली दिशा की ओर। The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter rolling mill। तो बच्चों क्या था, ये जो राम्सजो आयरन वर्क्स है जो कि अब क्या हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं। वो क्या था, नॉट सो लॉन्ग अगो, कुछ ज़्यादा समय पहले नहीं। क्या थी वो एक बहुत बड़ा प्लांट था जिसमें एक स्मेल्टर था, धातु गलाने वाला था, रोलिंग मिल था, एंड फॉर्ज, और वो क्या था, लोहार खाना था। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं, पहले हम रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है रेज्ड। रेज्ड मतलब उठाया। हैमर यानी कि हथौड़ा। स्ट्रोक्स मतलब प्रहार। समन्ड मतलब एकत्र किया। स्ट्रेंथ यानी ताकत। स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाते हुए चला। डायरेक्शन मतलब दिशा। स्मेल्टर मतलब धातु गलाने वाला। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal। तो बच्चों समर टाइम के समय, यानी कि भाई गर्मियों के समय, जो एकदम हैवीली लोडेड होती हैं, यानी कि बहुत अधिक भरे हुए जो बार्जेस होती हैं, नौकाएं होती हैं, या फिर स्काउस होती हैं। स्काउस क्या होता है, चौकोर सिरे वाली चपटे पेंडे की जो होती है ना नौका, वो क्या करती थी, वो स्लिड डाउन करती थी। वो क्या होती थी, उस कैनाल में, उस नहर में चलती थी। विच लेड टू अ लार्ज आइलैंड लेक। और वो लेके जाती थी, वो कैनाल लेके जाती थी एक बहुत ही बड़े इनलैंड लेक की ओर। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। अब गर्मियों के समय तो ये कार्य होता था, और सर्दियों के समय जो सड़कें थी उस मिल के आसपास की, वो कैसी हो जाती थी, वो बिल्कुल काली हो जाती थी उस कोल की डस्ट से, कोल की धूल से, जो कि सिफ्टेड डाउन होती थी, जो कि छन जाती थी बहुत बड़े चारकोल के क्रेट से। क्रेट्स क्या होते हैं, टोकरे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो इसी प्रकार की एक लंबी अंधकारमय शाम के समय, क्रिसमस के पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस। तो बच्चों जो मास्टर स्मिथ थे और उनके जो हेल्पर थे, यानी जो मदद करने वाले थे, वो क्या कर रहे थे, वो बैठे हुए थे उस अंधकारमय फॉर्ज के पास में, लोहार खाने में। कहाँ पर बैठे थे वो, नियर फर्नेस, भट्टी में, भट्टी के पास। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जो पिग आयरन होता है ना, उसका इंतज़ार करते हुए। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में डाल दिया गया था। किसे आग में डाल दिया गया था, उस पिग आयरन को। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और इंतज़ार क्या कर रहे थे कि भाई वो जो पिग आयरन है जिसे भट्टी में डाला गया है, आग में डाला गया है, वो तैयार हो जाए एनविल पे रखने के लिए, अहरन पे रखने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द देखे हैं, पहले उन्हें रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है फॉर्ज, मतलब लोहार खाना। फिर है हैवीली, यानी कि बहुत अधिक। बार्जेस यानी नौका। स्काउज मतलब चौकोर सिरे वाली चपटे पेंदे की नाव। कैनाल मतलब नहर।
सिफ्टेड मतलब छन्ना या फिर छानना, क्रेट्स यानी कि टोकरा। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. तो क्या होता था, कभी इस समय कभी उस समय उनमें से कोई एक खड़ा हो जाता था हिलाने के लिए उस तपे हुए मांस को, पिंड को। किससे हिलाते थे वो? एक लंबे से आयरन की रॉड की सहायता से। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और वो वापस लौट आते थे हिला के उस तपते हुए मांस को, तपते हुए पिंड को। वापस कब आते थे बच्चों? कुछ ही मोमेंट्स में, कुछ ही क्षणों में। ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, और जब आते थे तब ये लोग क्या हो रहे होते थे? वो ड्रिप कर रहे होते थे, बहुत गीले हो जाते थे पर्सपिरेशन से, पसीने के कारण। दो एज वॉज द कस्टम, पर जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और वो जो व्यक्ति होता था वो कुछ नहीं पहनता था सिवाय एक लंबे से शर्ट के और एक पेयर वुडन शूज़ के। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, उस फॉर्ज में, उस लोहार खाने में कई सारी आवाज़ें आती थी हर समय। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है फर्नेस यानी कि भट्टी, फिर है एनविल मतलब अहरन, स्टर मतलब हिलाना, ग्लोइंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तपा हुआ, मास मतलब पिंड, मोमेंट्स मतलब क्षण, ड्रिपिंग मतलब बहुत गीला, पर्सपिरेशन यानी पसीना, कस्टम मतलब प्रथा या फिर रिवाज। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, तो बच्चों ये जो बहुत बड़ी धोकनियाँ थी ना, वो ग्रोन करती थी, कराहती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो बर्निंग कोल था ना, जलता हुआ कोयला था, वो क्या होता था? वो फटता था। द फायर बॉय शवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, और वो जो फायर बॉय था वो शवल करता था, बेलचे से डालता था चारकोल को उसी भट्टी में, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत सारी खड़खड़ाहट के साथ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बच्चों उस मिल के बाहर क्या होता था? गर्जन होती थी वाटरफॉल की, झरने की। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tiled roof, और एक बिल्कुल तीखी सी जो नॉर्थ से आती हुई हवा थी वो whip करती थी, उड़ा देती थी रेन को, बारिश को, और उड़ा के कहाँ डाल देती थी? हवा के कारण वो बारिश कहाँ होती थी? वो होती थी ब्रिक से, जो टाइल्ड रूफ थी, छत थी, वहाँ पर। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. तो बच्चों शायद इसी कारण से, इन्हीं सारी आवाज़ों के कारण से, जो वो ब्लैकस्मिथ था यानी लोहार था, उसने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोला है। बच्चों कौन है वो आदमी? वही चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है बेलोज मतलब धोकनी, फिर है ग्रोन्ड यानी कि कराहना, क्रैक्ड यानी फटा, शवल्ड मतलब बेलचे से डालना, क्लैटर यानी कि खड़खड़ाहट, रोड मतलब गर्जन करना, विप्ड मतलब उड़ा देना, प्रोबेबली यानी शायद, ऑन अकाउंट ऑफ इसका मतलब क्या होता है? कारण से, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, नोटिस यानी कि ध्यान देना, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और क्या ध्यान नहीं दिया उस ब्लैकस्मिथ ने, लोहार ने, कि भाई एक आदमी ने दरवाज़ा खोला है और वो प्रवेश कर गया है उस लोहार खाने में। Until he stood close up to the furnace, और तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक वो आदमी उस भट्टी के बिल्कुल पास नहीं आ गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. तो बच्चों निश्चित तौर से ये ज़्यादा असामान्य नहीं था उन गरीब वेगाबॉन्ड्स के लिए, उन गरीब खाना बदोश लोगों के लिए, आवारा लोगों के लिए, जिनके पास आश्रय की कोई बेहतर जगह नहीं होती। और क्या अनयूजुअल नहीं था, असामान्य नहीं था
कि रात के समय वो आकर्षित होते थे फौज की ओर, उस लोहार खाने की ओर। और कब आकर्षित होते थे? वो ये देखकर आकर्षित होते थे कि वहाँ पर क्या है, रोशनी आ रही है, और वो रोशनी बच के निकल रही है सूटी पेन से, धुएं से काले हुए वे शीशों से। and to come in to warm themselves in front of the fire। और ये भी असामान्य नहीं था कि इस प्रकार के जो आवारा लोग या खाना बदोश लोग होते थे वो अंदर आ जाते थे लोहार खाने के, खुद को गर्म रखने के लिए उस आग के आगे। The blacksmiths glanced only casually। वो जो ब्लैकस्मिथ्स थे, लोहार थे, उन्होंने देखा बहुत ही कैजुअली, सादे ढंग से, एंड इनडिफरेंटली, और उपेक्षा से। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है एंटर्ड, यानी कि प्रवेश किया। फिर है अनयूजुअल, यानी कि असामान्य। वेगाबॉन्ड्स मतलब खाना बदोश या फिर आवारा। शेल्टर मतलब आश्रय। अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित हुआ। एस्केप्ड यानी निकला। सूटी मतलब धुएं से काला। पेन्स मतलब शीशा। ये क्या लिखा हुआ है? शीश लिखा हुआ है ना, शीश नहीं होगा बच्चों, ये होगा शीशा। फिर है वार्म, यानी कि गर्म रखना। ग्लैंस्ड यानी देखा। कैजुअली मतलब सादे ढंग से। इनडिफरेंटली मतलब उपेक्षा से। एट द इंट्रूडर, अब उस घुसपैठिए की ओर उन लोहारों ने क्या किया? बहुत ही सादे ढंग से और उपेक्षा से देखा। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे कि उसके प्रकार के जो लोग होते थे वैसे दिखते थे। मतलब उसके प्रकार के मतलब भाई आवारा लोग जिस प्रकार के दिखते हैं ना, वो वैसे ही दिख रहा था। यानी कि उसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी, गंदे फटे हुए कैसे थे कपड़े थे, विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और एक गुच्छा था चूहे दानियों का जो कि झूल रहा था उसकी छाती पर। He asked permission to stay। अब उस चूहे दानी वाले व्यक्ति ने आज्ञा मांगी वहाँ रुकने की। And the master blacksmith nodded a haughty consent। और वो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, लोहार था, उसने हाँ में सर हिलाया एक अहंकारी कंसेंट के साथ, एक अहंकार भरी सहमति के साथ। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, बिना उस व्यक्ति को सम्मान देते हुए कि भाई कुछ शब्द बोले जाएं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब वो जो ट्रैम्प था ना, वो आवारा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ। वो आवारा यानी वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उस लोहार खाने में खुद को केवल गर्म रखने के लिए आया था, बात करने के लिए नहीं आया था। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है इंट्रूडर, यानी कि घुसपैठिया। डर्टी मतलब गंदा। रैग्ड मतलब फटा हुआ। बंच यानी कि गुच्छा। डैंगलिंग यानी कि झूलता हुआ। परमिशन यानी आज्ञा। नोडेड मतलब हाँ में सिर हिलाया। हॉटी यानी कि अहंकारी। कंसेंट मतलब सहमति। ऑनरिंग यानी कि सम्मान देते हुए। ट्रैम्प यानी कि आवारा। एंड स्लीप, वो केवल यहाँ सोने आया था और खुद को गर्म रखने आया था। In those days, the Ramsjo Iron Mills was owned by a very prominent iron master। तो बच्चों उन दिनों में जो रैम्सजो आयरन मिल थी वो ओन थी, यानी कि उसके अधिकारी थे एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक प्रतिष्ठित आयरन मास्टर। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। जिनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी? वो थी कि भाई वो बाहर भेजें अपना सबसे अच्छा लोहा मार्केट में। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। और वो क्या करते थे? वो नज़र रखते थे दिन रात, ये देखने के लिए। वो नज़र क्यों रखते थे? ये जांचने के लिए, ये देखने के लिए कि जो काम है जितना संभव हो सके उतने अच्छे से हो रहा है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, ही केम इन टू द फॉर्ज। वो जो अधिकारी थे यानी कि जो मालिक थे उस आयरन मिल के, वो आए उस लोहार खाने में ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, अपनी रात्रि के राउंड्स के लिए, निरीक्षण के लिए, ऑफ
इंस्पेक्शन। देखा, निरीक्षण के, रात्रि के निरीक्षण के लिए आए कौन? रैम्सजो के जो अधिकारी थे, जो मालिक थे वो। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहला है ओन्ड यानी कि अधिकारी था, प्रोमिनेंट यानी कि प्रतिष्ठित, एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा, पॉसिबल मतलब संभव, मोमेंट यानी क्षण, और नाइटली मतलब रात्रि का। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो बच्चों, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उस मालिक ने देखी वो ये थी। क्या थी? वो एक लंबा सा रागा मफिन, एक लंबा सा गंदा आदमी, जिसने क्या कर लिया है? जिसने आसानी से अपना रास्ता बना लिया है उस फर्नेस के बहुत नज़दीक आने में। और इतना नज़दीक था वो गंदा आदमी उस भट्टी के कि जो भाप थी ना वो निकल रही थी उसके गीले कपड़ों से। The iron master did not follow the example of the blacksmith. और ये जो आयरन मास्टर थे उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा कि बाकी लोहारों ने किया था। Who had hardly deigned to look at the stranger. और उन लोहारों ने क्या किया था? उन्होंने मुश्किल से कृपा दिखलाई थी उस अजनबी को देखने की। He walked close up to him. वो आयरन मास्टर उस गंदे आदमी के पास गए। Looked him over very carefully. उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखा। And then tore off his slouch hat to get a better view of his face. और फिर उस आयरन मास्टर ने हटा दिया उस टेढ़ी टोपी को जो कि उस गंदे आदमी के सर पर लगी हुई थी। क्यों हटाया? ताकि वो बेहतर तरीके से देख पाए उस गंदे आदमी का चेहरा। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं? देखिए, सबसे पहला है इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण, फिर है नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, रागा मफिन यानी कि गंदा आदमी, ईज्ड यानी कि आसानी से, हार्डली मतलब मुश्किल से, डिस्डेन्ड यानी कि कृपा दिखलाई, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, स्लाउच मतलब टेढ़ी टोपी। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, निल्स ओलॉफ, ही सेड। और फिर आयरन मास्टर ने उस गंदे व्यक्ति को पहचान लिया और क्या कहा कि अरे ये तो तुम हो, निल्स ओलॉफ, हाउ यू डू लुक, तुम किस प्रकार के दिख रहे हो। The man with the rat traps had never before seen their own master at Ramsjo and did not even know what his name was. और वो जो आदमी था ना चूहेदानियों वाला, उसने कभी भी मालिक को नहीं देखा था उस रैम्सजो के, और वो नहीं जानता था कि उस मालिक का नाम भी क्या है। But it occurred to him, पर उस चूहेदानी वाले व्यक्ति के मन में आया that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, कि अगर ये सज्जन सोचते हैं कि मैं एक पुराना acquaintance हूँ, एक पुराना परिचित हूँ, he might perhaps throw him a couple of kronor, तो हो सकता है ये जो सज्जन है कुछ क्रोनोर उसको दे दे, कुछ मुद्रा उसको दे दे, पैसे दे दे। Therefore, he did not want to undeceive him all at once. इसी कारण से वो जो चूहेदानी वाला व्यक्ति था वो उनका भ्रम दूर नहीं करना चाहता था झट से। तो बच्चों, ये जो तीन हमने शब्द देखे हैं उन्हें हम रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है अकर्ड। यहाँ पर अकर्ड का मतलब है मन में आया। जेंटलमैन यानी कि सज्जन, एक्वेंटेंस यानी कि परिचित। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और फिर चालाकी से उस चूहेदानी वाले व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा कि हाँ, भगवान ही जानता है कि मैं अधोगति की ओर आ गया। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. उस iron master ने कहा कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था रेजिमेंट से। That was the mistake. ये गलती थी। If only had still being in the service at the time, it never would have happened. अगर तुम अभी भी वहाँ पे नौकरी पे होते तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। Well, now of course you will come home with me. और फिर इस व्यक्ति ने कहा, आयरन मास्टर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp.
पर बच्चों उस आवारा व्यक्ति को तो लगा था कि हो सकता है परिचित समझ के ये व्यक्ति उसको कुछ पैसे दे दे, पर ये आयरन मास्टर क्या बोले कि तुम मेरे साथ घर ही चलो। लेकिन उस मैनर हाउस में जाना, उस जागीरदार के घर में जाना और क्या होना, अपने एक पुराने रेजिमेंट के साथी के द्वारा स्वागत किया जाना, ये जो पूरी बात थी, इस पूरी बात ने खुश नहीं किया उस आवारा को। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है अनडिसीव यानी कि भ्रम दूर करना, फिर है डाउनहिल मतलब अधोगति की ओर, रिजाइंड यानी कि इस्तीफा दिया, मिस्टेक यानी गलती, और मैनर हाउस मतलब जागीरदार का घर। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. और काफ़ी एकदम सतर्क होते हुए उस व्यक्ति ने कहा, उस आवारा व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। He thought of the 30 क्रोनोर, और वो सोचने लगा उन 30 क्रोनोर के बारे में जो उसने चुराए थे। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. और उसने क्या सोचा कि भाई उस जागीरदार के घर जाना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि स्वेच्छा से खुद को फेंक देना किसी शेर की मांद के आगे। He only wanted a chance to sleep here in the forge. उस व्यक्ति को, उस आवारा व्यक्ति को तो केवल एक मौका चाहिए था उस लोहार खाने में सोने का, and then sneak away as inconspicuously as possible. और फिर वो क्या करना चाहता था, वो छुप के निकल जाना चाहता था, inconspicuously यानी कि छिपकर, एकदम चुपके से निकल जाना चाहता था। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है कॉमरेड यानी कि साथी, फिर है प्लीज यानी कि खुश करना, ट्रैम्प मतलब आवारा, अलार्म्ड यानी शंकित या फिर सतर्क, वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से, और इनकॉन्स्पिशियसली मतलब छिपकर। एज पॉसिबल जितना संभव हो सके वो छुप के निकल जाना चाहता था उस लोहार खाने से। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। पर वो जो आयरन मास्टर था ना, उसको लगा कि ये जो आवारा व्यक्ति है वो शर्मिंदा हो रहा है क्योंकि उसने बहुत ही घृणास्पद कपड़े पहने हुए हैं। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सेड। और फिर उस आयरन मास्टर ने कहा बच्चों दया दिखाते हुए कि भाई ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे उस बहुत अच्छे से घर में प्रवेश नहीं कर सकते। एलिजाबेथ इज़ डेड। और फिर आगे उसने कहा कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले भी सुन लिया होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं यानी मेरे जो बेटे हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर में कोई नहीं है सिवाय मेरी सबसे बड़ी बेटी के और मेरे। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और कुछ ही समय पहले हम दोनों यानी बाप बेटी हम बात कर रहे थे कि बहुत बुरा है कि क्रिसमस पे हमारे घर में कोई भी नहीं आ रहा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है पॉसिबल यानी कि संभव, फिर है एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा, मिजरेबल यानी कि घृणास्पद, एब्रॉड यानी विदेश, एक्सेप्ट यानी कि सिवाय। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और उस आयरन मास्टर ने कहा कि चलो अब मेरे साथ घर चलो और मदद करो हमारी वो जो क्रिसमस का खाना है उसको गायब करने में और जल्दी से। But the stranger said no. वो जो अजनबी था उसने कहा नहीं, and no, और फिर नहीं कहा, and again no, और बार बार वो ना कहता रहा। And the iron master saw that he must give in. और फिर आयरन मास्टर ने क्या देखा कि भाई उसको हार माननी ही पड़ेगी। It looks as though Captain Von Stanley preferred to stay with you tonight, Sturgeonstrom. तो बच्चों उसने कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टैनले प्रिफर कर रहे हैं, अधिक चाहते हैं यहाँ पे रहना आज रात तुम्हारे साथ स्टर्जनस्ट्रॉम। He said to the master blacksmith, और उस मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम लेते हुए उस आयरन मास्टर ने ये बात कही। तो बच्चों डिसअपियर का मतलब जानते हैं क्या है? डिसअपियर मतलब गायब होना, प्रिफर्ड यानी कि अधिक चाहना, एंड टर्न ऑन हिज
हील, और वो अपनी एड़ियों से मुड़ गया है। इसका मतलब है बच्चों, हील का मतलब तो होता है एड़ी, पर इसका मतलब है कि वो जो आयरन मास्टर था वो पलट गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, पर वो खुद पे ही हंसा। And the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. अब वो जो आयरन मास्टर चला तो गया, पलट तो गया, पर वो इस प्रकार से हंसा कि जो लुहार था ना वहाँ पे, वो समझ गया कि ये जो आयरन मास्टर है उन्होंने अपने आखिरी शब्द अभी नहीं कहे। तो बच्चों, हील का मतलब क्या है? एड़ी। अब क्या ये आयरन मास्टर इस आवारा को, अजनबी को अपने घर ले जाने में कामयाब होंगे बच्चों? ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।